आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेरीफाई स्टडी पे, जहां आज क्लास 10th के लाइट चैप्टर यानी प्रकाश चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि आगे आने वाले बोर्ड परीक्षा 2022 में बहुत ही लाभदायक होगा। जो भी एग्ज़ाम देंगे 2022 में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में, यानी प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, यानी एफ और आर के बीच में क्या संबंध है। तो पहला ऑप्शन है एफ बराबर आर, ऑप्शन बी में है एफ बराबर 2r, और ऑप्शन सी में है आर बराबर f/2, और ऑप्शन डी में है f बराबर r/2। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, f बराबर r/2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2 नंबर के प्रश्न में भी ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि f बराबर r/2 को सिद्ध कीजिए। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए में है v बराबर u, ऑप्शन बी में है v गुना u, ऑप्शन सी में है v भागा u, और ऑप्शन डी में है u भागा v। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, v/u। तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में है बैंगनी, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है पीला, और ऑप्शन डी में है लाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का कम। नेक्स्ट है कि वयस्क के लिए समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 25 मीटर, ऑप्शन सी में है 2.5 मीटर, और ऑप्शन डी में है 2.5 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों की सुविधा के लिए नीचे के 2 ऑप्शन को काट देते हैं। तो ऊपर ए और बी में बताना है कि 25 सेंटीमीटर होगा कि 25 मीटर होगा। तो इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि सेंटीमीटर होता है, नीचे ऑप्शन मीटर भी है, तो सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, यानी समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए में है साइन आई गुना साइन आर, ऑप्शन बी में है साइन आई भागा साइन आर, ऑप्शन सी में है साइन आई प्लस साइन आर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटे साइन आर। इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है कि जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए में है फोकस पर, ऑप्शन बी में है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी में है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन डी है अनंत पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर, यानी जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे
तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच होगा तो कहाँ बनेगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्न के लिए एक छोटे से तरीके से हम लोग समझते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको आखिर कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये मान लिए कि एक अवतल दर्पण है जिसमें फोकस, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी यानी ये अनंत है। तो अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो इसको 6 तरीके से बनाया जाता है। एक तो पहला रहेगा अनंत पर, जिसको 1 से डिनोट कर दिए हैं। दूसरा होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मान लेते हैं यहाँ पे है, इसको 2 से डिनोट कर दिए। तीसरा वक्रता केंद्र पर रहेगा, मान लेते हैं इसको 3 से डिनोट कर दिए। उसके बाद चौथा रहेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पे इसको 4 से डिनोट कर दिए। पाँचवा कहाँ रहेगा, फोकस पे, इसको 5 से डिनोट कर दिए। छठा कहाँ रहेगा, तो फोकस और पोल जो ध्रुव होता है उसके बीच। यही 6 तरीके से प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो इसको याद रखेंगे कैसे, ये तो लिख दिए हैं। तो इसको याद करने के लिए 1 2 3 4 5 6 जो हम लोग लिखे हैं, नंबरिंग जो किए हैं, इसी को इसके विपरीत साइड से नंबरिंग करना शुरू करेंगे, लेकिन एक को छोड़ करके। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें 1 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 से शुरू करेंगे, मतलब कहाँ से, फोकस से। तो फोकस के सामने 1 लिखेंगे, उसी तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 6 जो है दर्पण के पीछे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि अंतिम वाला जो होता है उसको हम लोग कहीं भी रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि उसको दर्पण के बाद रख दिए 6 नंबर। तो अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने का सिंपल तरीका है, वो क्या है, तो वो ये है कि पहले हम लोग वस्तु को अनंत पर रखें, 1 नंबर है ये। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब 1 नंबर मेरा कहाँ है, तो फोकस के पास है। तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनेगा, तो फोकस पे। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। कहाँ रखे हैं, वक्रता और अनंत के बीच में रखे हैं। तो 2 नंबर है, इसको वक्रता और अनंत के बीच रखे हैं। तो 2 नंबर इधर कहाँ है, इधर 2 नंबर है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसी तरह तीसरा प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो नीचे देखेंगे कि तीसरा कहाँ है, वो भी वक्रता केंद्र पर ही है। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट है कि 4 नंबर में मेरा कहाँ वस्तु है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो इधर 4 नंबर मेरा कहाँ है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। कहने का मतलब वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। उसी तरह 5 नंबर में क्या है, मेरा वस्तु कहाँ पे है, तो फोकस पे है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो नीचे देखेंगे कि 5 नंबर कहाँ है, तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 5 नंबर अनंत पे। तो यानी फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। उसी तरह 6 नंबर कहाँ है वस्तु, तो फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में है 6 नंबर। तो इसका प्रतिबिंब 6 नंबर किधर है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो यही है, यानी 1 नंबर तो 1 नंबर, 2 नंबर तो 2 नंबर। ध्यान ये रखना है कि इधर अनंत से शुरू करना है 1 नंबर से, और इधर से फोकस से शुरू करना है। अगर इसको 1-2 बार या तो देख लीजिए या 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सारा आप लोगों को बन जाएगा। इसको शॉर्ट में चलिए 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बता देते हैं, करना क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले एक दर्पण ड्रॉ कर देंगे, उसमें फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत को डिनोट कर देंगे। अनंत से हम लोग को जहाँ जहाँ वस्तु रख के प्रतिबिंब बना सकते हैं वो उसको 1 2 3 4 5 6 से हम लोग जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं, लिख दिए। उसके बाद उसी नंबरिंग को उल्टा करके लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कहाँ से लिखेंगे, तो फोकस से। 1 2 3 जिस तरह से आगे बढ़े हैं उसी तरह से इधर भी आगे बढ़ते जाएंगे। 5 और 6 जो है लास्ट वाला को अंतिम में रखेंगे। ध्यान रहे कि अंतिम में, क्योंकि यहाँ अनंत पे 5 आ जाता है, उसके बाद कोई जगह है नहीं, इसीलिए उसको अंतिम में रख देंगे। अंतिम में क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट को छोड़ दिया है, फोकस से शुरू किया है। उसी तरह 1 नंबर कहाँ है, अनंत पे, तो 1 नंबर कहाँ है, फोकस पे। उसी तरह 2 नंबर कहाँ है,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो 2 नंबर कहाँ है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसी तरह से हम लोग ऊपर जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह नीचे भी हम लोग उसका उल्टा बढ़ते चले जाएंगे, तो हम लोगों का प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। नेक्स्ट में क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होगा? तो अवतल दर्पण। इसी को हजामती दर्पण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक ही समझिए आप लोग, वही इसको देख लेते हैं कि उत्तल लेंस में जो है हम लोग को पता है कि उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष जो होता है उसको दूर किया जाता है और अवतल में तो हम लोग देखे हैं कि निकट दृष्टि दोष का जो है उपचार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाकर उपचार किया जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा कि उत्तल में 3 अक्षर है और अवतल में 4 अक्षर है। उसी तरह दूर में 2 अक्षर और निकट में 3 अक्षर है। तो कहने का मतलब जो उत्तल है वो छोटा है, अवतल बड़ा है, देखने से लग रहा है क्योंकि इसमें 4 है उसमें 3 है। उसी तरह इसमें देखेंगे छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो उत्तल छोटा है तो उसी तरह दूर भी छोटा है, अवतल बड़ा है तो निकट भी बड़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ा में बड़ा लगेगा और छोटा में छोटा, यानी बड़का में बड़का और छोटका में छोटका, यानी उत्तल लेंस में दूर, अवतल लेंस में निकट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी हमारे आँखों में कौन सा लेंस रहता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है वलयाकार लेंस और ऑप्शन डी में है बायफोकल लेंस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस। लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस और ऑप्शन सी में है समतल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पीछे जो हम बताए हैं उसको एक बार रिपीट करके इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? बड़का में बड़का और छोटका में छोटका। इसका सही आंसर उम्मीद करते हैं कि आप लोग दे दिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, क्योंकि छोटा है और दूर भी छोटा है। नेक्स्ट है कि लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? तो 2। नेक्स्ट है कि दांत के डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा? दांत के डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण, यानी दांत में, आँख में, कान में जो भी आएगा तो इसका आंसर जो है अवतल दर्पण ही होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस
और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, और ऑप्शन सी है अवतल लेंस, और ऑप्शन डी है बायफोकल लेंस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायफोकल लेंस। नेक्स्ट है कि आवर्धन क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। बहुत इजी सवाल है आप लोगों के लिए, लेकिन चकमा भी दे सकता है। तो बताइए, ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर, ऑप्शन डी है मात्रक विहीन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन, यानी आवर्धन क्षमता का कोई SI मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल, और ऑप्शन डी है हरा। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला, यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट और लास्ट, ये आज के सेट का लास्ट प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग गाड़ी में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण, यानी गाड़ी के जो पीछे हम लोग देखते हैं तो उसमें जो है उत्तल दर्पण रहता है, और हेडलाइट में जो है उसमें अवतल दर्पण रहता है। तो पीछे देखने के लिए उत्तल, और आगे देखने के लिए मतलब हेडलाइट में जो रहता है उसमें अवतल दर्पण रहता है। तो ये 20 प्रश्न थे जो कि आगामी मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।